Namaskar, welcome at English Study with video Ernest Hemingway, American writer, and his work The Sun Also Rises. I am Rekha Gupta. Please video को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Ernest Hemingway, 1899 to 1961. Born in 21 July 1899, Oak Park, Illinois, US. इनका जन्म 1899 को ओक पार्क, इलिनॉइस, यूएस में होता है और इनकी डेथ 1961 2 जुलाई 1961 को केचुम, इडाहो में होता है, दैट इज़ आल्सो इन यूएस। और इनकी डेथ कैसे होती है? ये सुसाइड कर लेते गन शॉट से। हमिंगवे एन अमेरिकन नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, जर्नलिस्ट। हमिंगवे कौन है? एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है और जर्नलिस्ट है। स्पेशली ये अपनी नॉवेल के लिए बहुत ही फेमस है। His economical and understated style which he termed the iceberg theory. इनका एक स्टाइल है, इकोनॉमिकल और अंडरस्टेटेड स्टाइल है। इसको इन्होंने किस टर्म से बुलाया है? आइसबर्ग थियरी कहा है इन्होंने। तो किसने आइसबर्ग थियरी कहा है? अर्नेस्ट हमिंगवे ने कहा है। और किस चीज़ को कहा है? इकोनॉमिकल एंड अंडरस्टेटेड स्टाइल को कहा है। और इसका जो इन्फ्लुएंस रहा 20th सेंचुरी के जो फिक्सन है उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा है इनके आइसबर्ग थियरी का। फिशिंग एंड हंटिंग इन नॉर्दर्न मिशिगन ड्यूरिंग स्कूल टाइम। स्कूल लाइफ में ये क्या करते थे? फिशिंग और हंटिंग का काम करते थे। कहाँ पे? नॉर्दर्न मिशिगन में। एज ए कंसास सिटी रिपोर्टर ज्वाइंड अ वॉलंटियर एम्बुलेंस यूनिट इन फ्रांस। ये क्या करते हैं? कंसास सिटी रिपोर्टर बन जाते हैं और फिर उसके बाद वॉलंटियर बन जाते हैं एम्बुलेंस यूनिट का फ्रांस में। और वहाँ पे ये सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं जब इटली के तरफ से ये वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं वॉलंटियर के रूप में। तो वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। फिर वो वापस यूएस चले आते हैं और वहाँ पे टोरंटो स्टार के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ आल्सो वर्क इन जर्नलिज्म। He became an expatriate in Paris 1921. 1921 में वो पेरिस में एक्सपेट्रिएट बन जाते हैं, मतलब वहाँ के प्रवासी बन जाते हैं। Influenced by Ezra Pound and particularly by Gertrude Stein. अर्नेस्ट हेमिंगवे के ऊपर एजरा पाउंड और गर्ट्रूड स्टेन का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। वो इन दोनों लोगों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। हेमिंगवे इज़ द लीडिंग स्पोक्समैन फॉर द लॉस्ट जनरेशन। लॉस्ट जनरेशन जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है? अर्नेस्ट हेमिंगवे से। और इन्होंने ऐसा कहा जाता है कि ये लीडिंग स्पोक्समैन थे लॉस्ट जनरेशन के। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ही एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ वॉर, वुंडेड पीपल, डिसइल्यूजन्ड बाय द लॉस ऑफ फेथ एंड होप। इन्होंने क्या प्रेजेंट किया है? जो वॉर की फीलिंग है उसको प्रेजेंट किया है। जो वुंडेड लोग थे, घायल लोग थे और जिन्होंने अपने फैथ को क्या कर दिया था, उनका जो ट्रस्ट था, फैथ था, वो ख़त्म हो गया था, डिसइल्यूजन थे, भ्रमित थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। होप और उम्मीद जो है होप और फैथ जो है उन्होंने खो दिया था। तो उनके बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया है। दैट इज़ वाई, इसीलिए इन्होंने लास्ट जनरेशन जो टर्म है वो कॉइन किया है और उसको एडवोकेट भी किया है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं। ही पब्लिश 3 शॉर्ट स्टोरीज एंड 10 पोएम्स। इन्होंने 3 शॉर्ट स्टोरीज एंड 10 पोएम्स पब्लिश किया था पेरिस में 1923 में। इनका ये वर्क है। और यूएस में इन्होंने 1925 में पब्लिश किया था आवर टाइम मैगजीन में। These early short stories already exhibited the attitude of mind and techniques for which he later became famous. अर्नेस्ट हमिंगवे जो हैं वो फेमस है किस बात के लिए? एटीट्यूड ऑफ माइंड एंड टेक्निक के लिए फेमस है। और ये जो स्टार्ट के शॉर्ट स्टोरीज थे उसमें ये चीज़ देखने को मिलता है और इसी चीज़ को लेकर वो लेटर ऑन फेमस हो जाते हैं। Returning New York, he wrote lesser satirical novel The Torrents of Spring 1926। न्यूयॉर्क रिटर्न होने के बाद ये थोड़ा सा कम सैटारिकल नॉवेल लिखते हैं और टाइटल ऑफ दैट सैटारिकल नॉवेल इज़ द टोरेंट्स ऑफ स्प्रिंग। 1926 में ये नॉवेल आता है। द सन आल्सो राइजेज, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नॉवेल ऑफ हेमिंगवे
1926 में आता है इन शॉर्ट स्टोरी स्टाइल एंड एटीट्यूड। इस नावल को ये अपने शॉर्ट स्टोरी स्टाइल और एटीट्यूड के हिसाब से ही लिखते हैं, मतलब जिस हिसाब से ये शॉर्ट स्टोरी को लिखा करते थे उसी स्टाइल में द सन आल्सो राइजेस को लिखते हैं। टेल्स ऑफ द मोरल कोलैप्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ एक्सपेट्रिएटेड अमेरिकन्स एंड इंग्लिशमैन। इसमें द सन आल्सो राइजेस में इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है, मोरल कोलैप्स के बारे में बताया है। किसका मोरल कोलैप्स हुआ है, जो अमेरिकन और इंग्लिश मैन थे, एक्सपेट्रिएटेड अमेरिकन्स और इंग्लिश मैन थे, मतलब प्रवासी अमेरिकन्स और इंग्लिश मैन थे, उनका जो मोरल कोलैप्स हुआ उसी के बारे में इन्होंने द सन आल्सो राइजेस में प्रेजेंट किया है। ब्रोकन बाय द वॉर हु टर्न टूवर्ड एस्केप थ्रू ऑल पॉसिबल वायलेंट डाइवर्जन्स। और इन लोग का मोरल कोलैप्स क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उस वजह से इन लोगों का मॉरल कोलैप्स होता है और इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, उससे बचने के लिए हर तरह का रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या किया जाए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो मॉरल कोलैप्स हुआ उससे बचने के लिए। नेक्स्ट इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है अ फेयरवेल टू आर्म्स। 1929 में आता है ये वर्क। द पॉइगनिंग लव स्टोरी ऑफ एन इंग्लिश नर्स एंड एन अमेरिकन एम्बुलेंस लिeutenant ड्यूरिंग द वॉर। अ फेयरवेल टू आर्म में इन्होंने क्या प्रेजेंट किया है, एक लव स्टोरी प्रेजेंट की, किसकी, इंग्लिश नर्स और अमेरिकन एम्बुलेंस लिeutenant की, वॉर के टाइम में, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पीरियड में। नेक्स्ट इनका वर्क है मैन विदाउट वुमेन। 1927 में आता है। अनदर वर्क इज विनर टेक नथिंग। 1933 में आता है। डेथ इन द आफ्टरनून 1932 का वर्क है और ये वर्क किस पर आधारित है, बुल फाइटिंग पर आधारित है। ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका 1935 का वर्क है। एन अकाउंट ऑफ बिग गेम हंटिंग, कल्टिवेशन ऑफ द प्रिमिटिव एंड ब्रूटल लेवल्स, हॉलो कल्चर। इसमें गेम हंटिंग के बारे में बताया गया है ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका वर्क में, और इससे पता चलता है कि जो कल्चर है उसमें कितना हॉलोपन आ गया है, मतलब एक खोखला कल्चर के रूप में प्रेजेंट किया है इन्होंने, कि जो गेम हंटिंग क्या एक खोखला कल्चर है जिसको ट्रेडिशनली फॉलो कर रहे हैं लोग कल्चर के नाम पर। इन टू हैव एंड हैव नॉट इनका वर्क है 1937 का। ही फर्स्ट टाइम शोड अ पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम। इस वर्क में इन्होंने पहली बार जो सोशल प्रॉब्लम है उसका पॉसिबल सॉल्यूशन को प्रेजेंट किया है टू हैव एंड हैव नॉट में। इनका रियलिस्टिक प्ले है द फिफ्थ कॉलम। तो इन्होंने एक प्ले भी लिखा है द फिफ्थ कॉलम करके, जो कि रियलिस्टिक प्ले है और इसको स्टेज के लिए परफॉर्म किया गया था, मतलब स्टेज पर परफॉर्म किया गया था 1940 में। किसके द्वारा, बेंजामिन ग्लेजर के द्वारा। तो ये याद रखेंगे, इनका एकमात्र प्ले है, बेंजामिन ग्लेजर के द्वारा परफॉर्म किया गया था द फिफ्थ कॉलम, और ये प्रिंटेड भी हुआ था द फिफ्थ कॉलम एंड द फर्स्ट 49 स्टोरीज में 1938 में, इंक्लूडिंग हिज टू फाइनेस्ट स्टोरीज द शॉर्ट हैप्पी लाइफ ऑफ फ्रांसिस मैकम्बर एंड द स्नोज ऑफ किलिमंजारो। तो 1938 में द फिफ्थ कॉलम एंड द फर्स्ट 49 स्टोरीज के साथ इनके दो बहुत ही अच्छे स्टोरीज भी शामिल है, और वो कौन कौन से हैं, द शॉर्ट हैप्पी लाइफ ऑफ फ्रांसिस मैकम्बर और सेकेंड वन इज द स्नोज ऑफ किलिमंजारो। फॉर हुम द बेल टोल्स 1940 में ये वर्क आता है। ये भी इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है, और जितने भी इंपॉर्टेंट नॉवेल्स है उसके लिए अलग से वीडियो भी लेकर आएंगे। हिज लॉन्गेस्ट नॉवेल ऑन एन इंसिडेंट इन द स्पेनिश सिविल वॉर। तो इनका ये सबसे लंबा नॉवेल है और स्पेनिश सिविल वॉर के इंसिडेंट पे डिपेंड करता है, मतलब उसी पे बेस्ड है। हैज़ यूनिवर्सलिटी दैट द लॉस ऑफ लिबर्टी इन वन पैलेस मीन्स एवरीवेयर। इसमें इन्होंने प्रेजेंट किया कि अगर इंसान एक जगह अपनी आज़ादी को खो देता है तो वो अपनी आज़ादी को हर जगह खो देता है। ही एडिटेड एन एंथोलॉजी मैन एट वॉर 1942। इन्होंने एक एंथोलॉजी वर्क जो है उसको एडिटेट किया था, और वो वर्क है मैन एट वॉर, कब, 1942 में। तो ये कुछ इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, और भी देखेंगे, और इम्पॉर्टेंट जितने भी नावल हैं उनका थोड़ा सा डिटेल भी देखा जाएगा। हिज नावल अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रेस 1950 shows that Hemingway had become bitter and defeatist like his tale's protagonist। इनका वर्क है, नावल है अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज। इसमें ये देखने को मिलता है कि हेमिंगवे जो है
थोड़ा बीटर होते चले जा रहे हैं और डिफिटिस्ट होते चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि थक गए हैं, हार गए हैं, तो ऐसा ये नज़र आ रहे हैं। और ऐसा ही कुछ इनके जितने भी कहानियाँ हैं उसमें जो भी प्रोटागोनिस्ट है उनके साथ भी वैसा ही होता है। तो जनरली इनके वर्क्स को देखा जाए, जो नॉवेल्स वगैरह हैं वो क्या है, थोड़ा सा ऑटोबायोग्राफिकल जो इफ़ेक्ट है उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट वर्क इज़ द ओल्ड मैन एंड द सी। सबसे पॉपुलर वर्क है इनका द ओल्ड मैन एंड द सी, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1954 में। द ओल्ड मैन एंड द सी 1952 में आता है। अ पैराबल ऑफ मैन अगेंस्ट नेचर इन अ पोइग्नेंट नॉवेलेट। तो ये पोइग्नेंट नॉवेलेट है, इसमें देखा गया है कि जो मैन होते हैं वो नेचर के अगेंस्ट किस तरह से वर्क करते हैं। ही रिकैप्चर्ड हिज क्रिटिकल एक्लेम एंड अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन 1942। तो इन्होंने क्रिटिकल एक्लेम है उसको रिकैप्चर करने की कोशिश की है इस नॉवेल में, और नोबेल प्राइज़ इनको मिला है 1954 में। पोस्ट्यूमस वर्क्स, इनके कुछ वर्क्स जो इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुए थे, तो उन्हें भी देख लेते हैं। अ मूवेबल फेस्ट 1964 में ये वर्क आता है। स्केचेस ऑफ हिज लाइफ एंड एक्वाइंटेंसेस इन पेरिस 1921 टू 1926। अब मूवेबल फिस्ट क्या है, जब ये पेरिस में स्टे किए थे 1921 से लेकर 26 तक, तो उसी टाइम पीरियड के बारे में जो भी कुछ इन्होंने लाइफ में स्पेंड किया, एक्वाइंटेंसेस हुआ, इनकी लाइफ हुई, उससे रिलेटेड ये वर्क है। आइलैंड्स इन द स्ट्रीम 1970। आइलैंड्स इन द स्ट्रीम 1970 में पब्लिश्ड होता है। अ नॉवल इन 3 पार्ट्स अबाउट अ पेंटर्स अनहैप्पी मैरिज। ये जो नॉवल है आइलैंड्स इन द स्ट्रीम, ये 3 हिस्से में है। इसके कितने पार्ट से? 3 पार्ट से। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्नेस्ट हेमिंगवे का वो कौन सा नॉवल है जो 3 पार्ट्स में है, दैट इज आइलैंड्स इन द स्ट्रीम। इसमें एक पेंटर्स की स्टोरी है, पेंटर्स की अनहैप्पी मैरिज के बारे में दिखाया गया है, और उसका अपने बच्चों के साथ, अपने बेटों के साथ बहुत ही अफेक्शन होता है, लगाव होता है, और उनके जो बच्चे के बारे में प्रेजेंट किया गया है। हिज ब्रेवरी इन वॉर, और साथ ही उसकी जो बहादुरी है युद्ध में, उसको भी प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। हिज प्लेजर इन डीप सी फिशिंग एंड हिज लॉनलीनेस। साथ ही इनका जो डीप सी फिशिंग का प्लेजर है वो भी दिखाया गया है कि पेंटर जो है वो डीप गहरे समुद्र में कैसे फिशिंग करने में आनंद लेता है, और उसके लॉनलीनेस को। तो देखिए, अर्नेस्ट हेमिंगवे भी अपने स्कूल पीरियड में क्या करते थे, स्कूल लाइफ में वो फिशिंग वगैरह करते थे, तो उस चीज़ को यहाँ पे भी इन्होंने प्रेजेंट किया है। इन्होंने वॉर में पार्टिसिपेट किया था बहादुरी के साथ, वो भी इन्होंने प्रेजेंट किया है। ही वॉज नॉट हैप्पी विथ हिज लाइफ, ये चीज़ भी प्रेजेंट किया गया है। तो कहीं ना कहीं इनके जो वर्क्स है उसमें ऑटोबायोग्राफिकल जो इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। लेटर कंपाइलेशंस द वाइल्ड ईयर्स, कुछ इनके बाद के जो कंपाइलेशंस थे उसमें द वाइल्ड ईयर्स से 1962 का वर्क है। बाय लाइन्स 1967 में वर्क आता है। एक्चुअली ये वर्क जो है इन्होंने जर्नलिज्म में जो वर्क किया टोरंटो स्टार के साथ, उसी पर डिपेंडेड ये वर्क है बाय लाइन्स। द निक एडम्स स्टोरीज 1972 में आता है। 88 पोएम्स 1979 में आता है। सेलेक्टेड लेटर्स 1981 में आता है। Now we will see the detail of the sun also rises 1926. The novel portrays American and British expatriates who travel from Paris to the festival of Saint Fermin in Pamplona to watch the running of bulls and the bullfight. इस नॉवल में इन्होंने क्या प्रेजेंट किया है, जो अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सपेट्रिएट्स हैं, प्रवासी हैं, उनके बारे में बताया है। वो पेरिस से कहाँ जाते हैं, सेंट फर्मिन जाते हैं वहाँ के फेस्टिवल को देखने के लिए। सेंट फर्मिन इज़ अ काइंड ऑफ फेस्टिवल इन पैम्पलोना। तो पैम्पलोना में सेंट फर्मिन फेस्टिवल देखने के लिए जाते हैं, और इस फेस्टिवल में क्या होता है, बुल्स की रनिंग होती है, बुल फाइट होती है। तो बुल फाइटिंग को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए ये लोग जाते हैं पैम्पलोना सेंट फर्मिन फेस्टिवल में। कौन जाता है, अमेरिकन ब्रिटिश एक्सपेट्रिएट्स। एक्सपेट्रिएट्स मीन्स प्रवासी। These expatriates are members of cynical and disillusioned lost generation who came up during the First World War 1914 to 1918. ये जो एक्सपेट्रिएट्स होते हैं, प्रवासी मेंबर्स होते हैं, वो सिनिकल और डिसइल्यूजन्ड लॉस्ट जनरेशन के मेंबर्स होते हैं। मतलब ये लोग लॉस्ट जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कब होता है,
वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम में होता है 1940 के बीच। अबाउट द ह्यूमन कंडीशन, इस नॉवल में इन्होंने ह्यूमन कंडीशन के बारे में बताया है। वी सी कंटेनमेंट इन थिंग्स दैट कैन नॉट प्रोवाइड इट एंड जस्ट मोमेंट्री कंटेनमेंट। क्या होता है कि जो ह्यूमन बींग होते हैं वो कंटेनमेंट ढूंढते हैं चीज़ों के बीच में, कुछ चीज़ों के बीच में, लेकिन वो जो कंटेनमेंट उन्हें मिलता है वो मोमेंट्री मिलता है, जस्ट फॉर सम मोमेंट्स। फिर लेटर ऑन फिर वो दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है, होपलेस होता है। तो यही सब चीज़ इन्होंने दिखाया है द सन आल्सो राइजेस में। फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन है, रॉबर्ट कॉन वॉज वंस मिडिल वेट बॉक्सिंग चैंपियन ऑफ प्रिंसटन। तो यहाँ से ये जो नॉवेल है स्टार्ट होता है, नॉवेल की ये फर्स्ट लाइन है। लास्ट लाइन है, ओ जैक, ब्रेट सेड, वी कुड हैव हैड सच अ डैम्ड गुड टाइम टुगेदर। तो ये लास्ट लाइन है फर्स्ट पैराग्राफ की। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देख लेते हैं इस नॉवेल में। लेडी ब्रेट एस्ले, रॉबर्ट कॉन, जैक बार्नेस, ब्रेट एस्ले, पेड्रो रोमेरो, बिल गॉर्टन, माइक कैम्पबेल, मोंटेया, फ्रांसिस क्लाइन, काउंट मिप्पीपोपुलस, विल्सन हैरिस, जॉर्जेट, बेलमंट, हार्वे स्टोन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, इनके बारे में डिटेल में भी स्टडी करेंगे। जैक बार्नेस, द नरेटर एंड प्रोटागोनिस्ट ऑफ द नॉवेल। जैक बार्नेस जो इस नॉवेल का नरेटर भी है और प्रोटागोनिस्ट भी है। जैक इज़ एन अमेरिकन वेटरन्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। जैक कौन है? अमेरिकन वेटरन से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, और ये पेरिस में जर्नलिस्ट के रूप में वर्क करते हैं। ही स्ट्रगल्स विथ एंग्विश ओवर हिज लव फॉर लेडी ब्रेट एस्ले। एक्चुअली ही वॉज स्ट्रगलिंग हैविंग हिज लव फॉर लेडी ब्रेट एस्ले while she was already married but need divorce from her husband. Jack implicitly reveals much about his own thoughts and feelings. Jack क्या करता है, वो अपने जो थॉट्स और फीलिंग्स है पूरे नॉवेल के दौरान वो प्रेजेंट करता है। लेडी ब्रेट एस्ले, अ ब्यूटीफुल ब्रिटिश सोशलाइट हु ड्रिंक्स हैविली। ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती हैं। As novel starts, Lady Brett separated from her husband and awaiting divorce. नॉवल जब स्टार्ट होता है तो उसमें दिखाया जाता है कि लेडी ब्रेट जो है वो अपने हस्बैंड से अलग हो जाती है और डाइवोर्स का इंतज़ार करती है। सी लव्स जैक बट अनविलिंग टू हैव रिलेशनशिप विथ हिम। तो व्हाट हैपन, शी इज़ लविंग विथ जैक, शी इज़ लविंग विथ जैक इन दिस नॉवल, बट शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप विथ हिम. She has number of affairs. Her life is like the lives of many of her generation, aimless and unfulfilled. जैक ब्रेट एस्ले को हेमिंगवे ने रिप्रेजेंट किया है एमलेस और अनफुलफिल्ड लाइफ। जो मॉडर्न टाइप में लोगों की लाइफ कैसी होती है मॉडर्न जनरेशन की, वो एमलेस और अनफुलफिल्ड होती है। तो वही चीज़ लेडी ब्रेट एस्ले के थ्रू हेमिंगवे ने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। रॉबर्ट कोन, अ वेल्दी ज्यूइश अमेरिकन राइटर लिविंग एंड एक्सपेट्रिएट इन पेरिस। ये कौन है रॉबर्ट कोन? ये एक एक्सपेट्रिएट के रूप में पेरिस में रहते हैं और वेल्दी ज्यूइश अमेरिकन राइटर हैं। नो वॉर एक्सपीरियंस लाइक अदर्स, इनके पास ये एक्सपेट्रिएट तो हैं बट इनके पास वॉर एक्सपीरियंस नहीं है दूसरे एक्सपेट्रिएट की तरह। ही होल्ड्स ऑन टू द रोमांटिक आइडियल्स ऑफ लव एंड फेयर प्ले। ये जो रोमांटिक आइडियल्स है लव और फेयर प्ले का, ये आइडिया इनकी रहती, ऐसी इनकी सोच रहती है रॉबर्ट कोन की। एज ए जीव नॉन वेटरन को इज कन्वीनियंट टारगेट फॉर जैक एंड हिज फ्रेंड। ये जीव भी होते हैं और साथ में नॉन वेटरन होते फॉर वॉर। इस वजह से जैक और इनके फ्रेंड के लिए हमेशा टारगेट में रहते हैं, हमेशा ये लोग इनका क्या करते हैं, मॉक करते रहते हैं। नेक्स्ट वन इज बिल गॉर्टन, लाइक जैक अ हैवी ड्रिंकिंग वॉर वेटरन बट नॉट एक्सपेक्टेड। ये जैक की तरह हैवी ड्रिंकर होता है और साथ ही वॉर वेटरन भी होता है, लेकिन ये कोई एक्सपेक्टेड नहीं होता है। बिल यूजेस ह्यूमर टू डील विद द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल फॉल आउट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। बिल क्या करता है, ह्यूमर का यूज करता है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल फॉल आउट होता है लोगों का, उसी के ऊपर ही एंड जैक आर फ्रेंड्स, ये दोनों ही फ्रेंड्स हैं और ये अमेरिकन हैं। माइक कैम्पबेल, अ कॉन्स्टेंटली ड्रंक बैंकरप्ट स्कॉटिश वॉर वेटरन। माइक कैम्पबेल कौन है? ये हमेशा ड्रिंक करता रहता है और बैंकरप्ट है और साथ ही ये स्कॉटिश है, स्कॉट को बिलोंग करने वाला है, वॉर वेटरन ये भी है।
Next one is Pedro Romeo, a beautiful 19-year-old bullfighter and serves as a foil. पेड्रो रोमियो जो है कि ये बहुत ही फेमस बुल फाइटर है और सिर्फ 19 ईयर्स का है, ब्यूटीफुल भी है। इसका जो कैरेक्टर है वो क्या करता है, एक्चुअली ये फॉइल कैरेक्टर है। फॉइल कैरेक्टर का मतलब होता है वो जिसका एटीट्यूड एंड इमोशन जो होता है वो दूसरों से अलग होता है, कंट्रास्ट में होता है। Montoya, the owner of a Pamplona inn and bullfighting expert who protects Pedro from corrupting influence of tourists and fame. Montoya कौन है? ये इसका एक पेम्प्लोना में क्या है, इन है, उसका मालिक है ये, और साथ ही बुल फाइटिंग एक्सपर्ट भी है। ये पेड्रो की हेल्प करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, करप्ट होने से बचाता है, जो टूरिस्ट और फेम है उसके प्रभाव से उसको वो बचाता है, सो दैट कि वो करप्ट ना हो जाए। फ्रांसिस क्लाइन, कॉन्स गर्लफ्रेंड एट द बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल। फ्रांसिस क्लाइन जो है कॉन की गर्लफ्रेंड है जब नॉवेल स्टार्ट होता है। तो इसकी जो फ्रांसिस है इनकी क्या होती है, ब्यूटी डिक्रीज होती जाती है, और जैसे जैसे ब्यूटी डिक्रीज होती है वो पजेजी और जीलस नेचर की हो जाती है। काउंट मिपी पोपोलस, काउंट मिपी पोपुलस कौन है, ग्रीक की काउंट है, और ये 7 वॉर्स में वेटरन के रूप में वर्क किया है, और साथ ही 4 रिवॉल्यूशंस में भी। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर इज विल्सन हैरिस, अ ब्रिटिश वॉर वेटरन हुम जैक एंड बिल बिफ्रेंड व्हाइल फिशिंग इन स्पेन। विल्सन हैरिस ब्रिटिश वॉर वेटरन है और जैक और बिल से इनकी फ्रेंडशिप होती है, कब, स्पेन में फिशिंग के दौरान। जैक और बिल इनको काइंड और फ्रेंडली मानते हैं और इन तीनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी होती है। जॉर्जेट, अ ब्यूटीफुल बट थिक विटेड प्रोस्टिट्यूट whom Jake picks up and takes to dinner. जॉर्जेट क्या है, शी इज़ ब्यूटीफुल बट शी इज़ वेरी थिक एंड शी इज़ प्रोस्टिट्यूट, दैट इज़ वाई जैक पिक्स अप हर एंड टेक्स टू डिनर। तो जैक क्या करता है, उसके साथ डिनर करता है। बेलमोंट, अ बुल फाइटर हु फाइट्स ऑन द सेम डे एज पेड्रो। इन हिज अर्ली डेज ही वॉज ग्रेट एंड पॉपुलर बुल फाइटर। बेलमोंट कौन है, वो एक बुल फाइटर है पेड्रो की तरह ही, और अपने अर्ली डेज में बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था। हार्वे स्टोन, इंटेलिजेंट एंड वेल रीड बट ड्रंक एंड एक्सपेट्रिएट विदाउट मनी। हार्वे स्टोन कौन है, वो इंटेलिजेंट है और साथ ही पढ़ा लिखा है, लेकिन वो ड्रंक एंड एक्सपेट्रिएट है, प्रवासी है, और इसके पास मनी वनी नहीं होता है क्योंकि सब ड्रिंक करके ख़त्म कर देता है। आफ्टर सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स वी विल सी अबाउट इम्पोर्टेंट लाइन्स। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स देख लेते हैं। द सन आल्सो राइजेस में से, यू कांट गेट अवे फ्रॉम योर सेल्फ बाई मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें क्या याद रखेंगे आप लोग इस लाइन को याद करने के लिए कि कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आई कांट स्टैंड इट टू थिंक माई लाइफ इज़ गोइंग सो फास्ट एंड आई एम नॉट लिविंग इट। इसमें क्या है कि लाइफ इज़ गोइंग सो फास्ट एंड आई एम नॉट लिविंग इट। Oh, Jake, Brett said, we could have had such damn time together. यहाँ पे ब्रेट और जेक के बाद जो लेडी ब्रेट एस्ले है और उनके और जेक के बीच में कन्वर्सेशन होता है, तो दोनों बातें करते हैं। तो ब्रेट कहती है, we could have had such damn time together. It's not it pretty to think so. It is next important line. It is not pretty to think so. तो याद रखिएगा. It is awfully easy to be hard boiled about everything in the day time. अब यहाँ पे क्या कहा गया कि दिन के समय में हार्ड बॉइल्ड होना बहुत इजी है, लेकिन नाइट में मैटर ही कुछ और होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, हाउ डिड यू गो बैंकक्रप्ट टू वेस्ट ग्रेजुअली देन सडनली। बैंकक्रप्ट वर्ड आ गया, ग्रेजुअली सडनली आ गया, याद रखिएगा। डोंट यू एवर गेट द फीलिंग दैट योर लाइफ इज गोइंग बाय एंड यू आर नॉट टेकिंग एडवांटेज। फिर वही ज़िंदगी चल रही है लेकिन आप उसका लाभ नहीं उठा रहे हो। आई एम ऑलवेज इन लव, गोइंग टू अनदर कंट्री डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, आई हैव ट्राइड ऑल दैट। दूसरे कंट्री में जाने का कोई मतलब नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई हैव ट्राइड ऑल दैट, स्पीकर कहता है कि मैंने सब ट्राई कर लिया है। एवरी वन बिहेव्स बैडली गिवन द चांस, चांस मिलने पर हर कोई बैडली बिहेव करता है। दिस इज़ गुड प्लेस ही सेड, देयर इज़ लॉट ऑफ लिक्वर, आई एग्रीड। नेवर फॉल इन लव, ऑलवेज सेट द काउंट, आई एम इन लव ऑलवेज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है। अनदर वन इज, यू आर नॉट अ मॉडर्न, यू आर ओनली अ केस ऑफ अरेस्टेड डेवलपमेंट। ये जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इन लाइन्स को किसने बोला है, इट इज़ लाइक होमवर्क फॉर यू। तो
आप लोग इसको ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि पूछ सकता है कि कोई लाइन देकर इसमें से किस लाइन को किसने बोला है या किसकी डायलॉग है। तो इट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।